इस वीडियो में हम जानेंगे आरटीआई एप्लीकेशन और फर्स्ट अपील ऑन पेपर कैसे भरी जाती है। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन आरटीआई होने के बावजूद भी ऑफलाइन आरटीआई की क्या ज़रूरत है। जब हम आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन भरते हैं तो हमारा ज़्यादातर समय ये जानने में लग जाता है कि जिस विभाग से सूचना मांगी जा रही है वो विभाग किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है या फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और पब्लिक अथॉरिटी हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है। आरटीआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सरकारी विभाग या प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी काम लंबे समय से नहीं हुआ है या फिर नहीं हो रहा है तो आरटीआई एप्लीकेशन की मदद से किया जा सकता है। ज़्यादातर काम लोअर चैनल की लापरवाही के कारण दबा हुआ होता है और हायर अथॉरिटी को इसके बारे में पता नहीं होता। जब हम आरटीआई एप्लीकेशन सीपीआईओ या फिर एसपीआईओ को लिखते हैं तो उस मामले के बारे में हायर अथॉरिटी को पता चल जाता है और ज़्यादातर आरटीआई का जवाब देने से पहले आवेदक के मामले को हल कर दिया जाता है। आरटीआई एप्लीकेशन केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि सरकारी विभाग को अपना काम करवाने का एक तरीका है। क्या आपको पता है संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने के पीछे क्या कारण है? या तो डिपार्टमेंट ने आपका काम नहीं किया है या फिर उन्हें टाइम चाहिए आपका एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए। मतलब आपका पूरा काम करने के बाद आपको उसका फीडबैक देंगे। यदि आपके एप्लीकेशन का जवाब टू द पॉइंट नहीं है तो समझ लेना घोटाला है और आप आरटीआई के पूरे चैनल को अमल में लाएंगे। मतलब फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एंड कंप्लेंट टू सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को करेंगे। इन सभी के बारे में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब चलिए जान लेते हैं ऑफलाइन आरटीआई एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो आरटीआई एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जिस फॉर्मेट में मैं आरटीआई एप्लीकेशन प्रोसेस करता हूं उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल फॉर्मेट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आरटीआई से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं उन सभी का लिंक दे रखा है। आप उसके थ्रू फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म यूज्ड इन ऑफलाइन आरटीआई एक सिंपल फॉर्मेट है आरटीआई एप्लीकेशन का, इसके थ्रू आप पीआईओ को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये आप हेडिंग एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद आता है फॉर्म में अपना एड्रेस डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल आईडी। उसके बाद 2 में आपका आ जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर का एड्रेस। फिर सब्जेक्ट में आ जाएगा रिक्वेस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फिर रेस्पेक्टेड सर, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में अपना पूरा डिटेल्स ऑफ द केस डालिए। उसके बाद जो भी इशू है आपका केस से रिलेटेड वो आप डालिए। उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप पैरा 2 में मांगेंगे। इन व्यू ऑफ द अबव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 में प्लीज बी प्रोवाइडेड। इसमें आप डालेंगे रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड कोई चाहिए तो आप डाल सकते हैं रिक्वेस्ट प्रोवाइड कॉपी ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ में डालेंगे आरटीआई फी ऑफ ₹10 एज पोस्टल ऑर्डर नंबर इतना इज इंक्लोज्ड। आरटीआई फी जो कि आरटीआई एप्लीकेशन मतलब आरटीआई में लगती है वो आप इसमें डालेंगे। आरटीआई फी आप डाल सकते हो चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और थ्रू पोस्टल ऑर्डर। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आरटीआई फी जो है उसको पेमेंट कीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर का एड्रेस क्या है, मतलब जिसके अकाउंट में जाएगा ये पैसा, ये हमें पता नहीं होता है। इसके कारण से भी ये आपका आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इसको ब्लैंक डालते हैं पोस्टल ऑर्डर को, ये आपको ₹11 का आपको कहीं भी मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस से, तो आप इसको ब्लैंक डालते हैं तो आपको ये एक नोट मैंने डाल रखा है, ये आप सीधा उसमें पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि एज आई एम नॉट अवेयर ऑफ डिटेल्स टू बी फिल्ड इन पे टू एंड एट द पोस्ट ऑफिस एट sections of enclosed IPO, I have left it blank. Therefore, I kindly request you to render reasonable assistance to accordance with the letter and spirit of the provisions of section 5(3) of the RTI Act and thereby fill in appropriate details in pay to and at the post office at section of enclosed IPO.
ये आप लिख देंगे तो आप सीधा का सीधा ब्लैंक आईपीओ भेजेंगे, बस अपना एड्रेस डालेंगे और भेज देंगे। चलिए उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आईपीओ होता है कैसे। तो आईपीओ आपका आईपीओ इस तरीके से होता है। इसमें आपका तो पे टू कॉलम है, ये पे टू, उसके बाद आपका हो गया एट द पोस्ट ऑफिस एट, इसको आप ब्लैंक करोगे, हमें पता नहीं है किसको पेमेंट करना है, तो हमने केवल ये जो है कॉलम आपका एड्रेस जो है इसको फिलअप करना है, इसको, और बाकी आप उसको ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद आपको यहां लिखना है अपना डेट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहां इंक्लोजर, जो भी आप इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट इंक्लोज कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, तो आप इसमें लिखेंगे। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन। चलिए जान लेते हैं ऑब्जर्वेशन कौन कौन से आते हैं। आईपीओ को मैंने आपको बता ही रखा है, अगर हम ब्लैंक लिखेंगे तो आपको वो जो नोट है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद कंप्लेन एंड एक्शन, अगर आपका एप्लीकेशन एज ए कंप्लेन हुआ, अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, फिर आप बोल रहे हो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें आरटीआई के अंदर में नहीं आती हैं और ये आपका एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसके स्पेसिमेन देख लेते हैं किस तरीके से मेरे रिजेक्ट हुए थे एप्लीकेशंस, मैं उसको भी आपको आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। ये कंप्लेन एंड एक्शन, अगर आपका एप्लीकेशन कंप्लेन और एक्शन फॉर्मेट में होता है तो क्या होता है। इसमें देखिए जैसे कि मैंने एक आरटीआई भेजा था, ये देखिए आपका प्रार्थना पत्र में किसी विशिष्ट बिंदु पर सूचना ना मांगकर कार्रवाई की मांग की गई है, उसके अगेंस्ट में मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद सीकिंग एक्सप्लेनेशन, अब कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो अब इसको भी देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन मैंने आईसीआईसी बैंक को दिया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ, अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वेयर इन यू हैव रिक्वेस्टेड अस टू इंस्ट्रक्ट आईसीआईसी बैंक टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, ये देखिए एक्सेट्रा with respect to the closure of your saving bank account. In this regard, we wish to state that what is being sought by you is not information as defined under section 2F of RTI 2005. तो इससे रिलेटेड इसके बाद में मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लेंट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, कोई एक्शन फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, सीकिंग एक्सप्लेनेशन के अंडर में नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखिए और आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका फॉर्म डी। फॉर्म डी को थोड़ा देख लेते हैं। ये फॉर्म डी होता है एक्चुअली फर्स्ट एप्लीकेट अथॉरिटी को। जैसे आप आरटीआई पीआईओ को देते हैं, अगर पीआईओ आपके एप्लीकेशन का जवाब नहीं देता है या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता है या फिर गलत इंफॉर्मेशन देता, कोई भी रीजन रहा हो, तो फर्स्ट अपील करेंगे। फर्स्ट अपील किसको करेंगे? उसके हायर अथॉरिटी को करेंगे, जो कि जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो FAA बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो ये इसका फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्म डी करके सी रूल 7(1) फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ द एक्ट। इसमें क्या होता है, आप यहां लिखेंगे अपना एड्रेस पूरा, एप्लीकेंट्स नेम और एड्रेस यहां लिखेंगे। उसके बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये सेम एज इट इज रहने दीजिए, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहां अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे अपना, पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो जो भी पर्टिकुलर्स है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का वहां यहां लिखेंगे, उसका नाम, डेजिग्नेशन, जो भी कुछ है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, उन्होंने कोई ऑर्डर दिया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होगी, उसके वो जो डेट है, जिस डेट को आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उसी के अगेंस्ट तो आप अपील करेंगे, तो वो डेट आप यहां लिखेंगे इस जगह पे। उसके बाद आता है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द अपील। लास्ट डेट क्या होगी? वो डेट के 30 डेज के बाद में आपका लास्ट जो भी डेट आती है वो आप इसमें लिखेंगे। फिर आता है पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या नेचर, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो आप लिखेंगे। ब्रीफ ऑफ द केस जिसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपका नेम ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट टू विच द इंफॉर्मेशन रिलेटेड, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है,
किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो उसका आप एड्रेस डालेंगे, नेम डालेंगे। उसके बाद द ग्राउंड फॉर अपील। ग्राउंड फॉर अपील में आपका आता है या तो पीआईओ ने आपका जवाब नहीं दिया है, नॉट रिसीव द इंफॉर्मेशन, या पार्शियली रिसीव द इंफॉर्मेशन, मतलब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। जो भी रीजन रहा हो वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन आएगा, आपका यहाँ नाम आएगा और उसके बाद एप्लीकेंट सन ऑफ जो भी है ये डालेंगे आप। सिग्नेचर आपका आएगा, प्लेस डेट आएगा। 2 में आपका आ जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी। ये FA फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का नेम और एड्रेस यहाँ आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। मैंने इस फॉर्म को भरा हुआ है और कैसे नजर आता है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है फॉर्म D जो मैंने इसको फिलअप करके रखा, बाकी सब सेम है। यहाँ जैसे फॉर्म आ गया, फॉर्म में अपना डिटेल्स पूरा डाल देंगे। हाँ, फिर आप डालेंगे बिफोर में द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, फुल नेम ऑफ द एप्लिएंट जो भी है, अपना नाम, यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा। पर्टिकुलर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर XYZ जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसका नेम और एड्रेस आ जाएगा। डेट और रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, उसका जो भी ऑर्डर होगा वो कौन सी डेट को है वो आप लिखेंगे। उसके 30 डेज को वो आप डेट लिखेंगे, क्योंकि 30 डेज के पीरियड के अंदर ही आप फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। फिर आता है आपको पर्टिकुलर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं बताया था अटैच एज अपेंडिक्स A, मतलब कि मैटर ज्यादा बड़ा होता है तो आप सेपरेट पेपर में उसको अटैच करेंगे। तो अटैचमेंट में आपको दिखा देता हूँ कैसे अटैच करना है। अपेंडिक्स A मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पेपर में ये देखिए, नेक्स्ट पेज में अपेंडिक्स A, रेफर पैरा 6A। तो ये 6A आपका ये हो गया, 6 का A ऑफ फॉर्म D डेटेड 5 जनवरी 2020। तो ये हो गया 5 जनवरी 2021 सॉरी। तो वो जो डेट है वो आप इसमें लिख देंगे, यहाँ 21 डालिए, ठीक है। उसके बाद आपका होगा नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। यहाँ आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लिख देंगे। चलिए बैक टू हमारा फॉर्म D में आते हैं। फिर आपका आ गया नेम ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट टू विच द इंफॉर्मेशन रिलेट्स। तो जैसे कि ICICI बैंक है उससे रिलेटेड है तो उसका एड्रेस हमने, उसका डिटेल्स डाल दिया हमने। द ग्राउंड फॉर अपील, जैसे कि इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है तो मैंने ये डाल दिया। वेरिफिकेशन में मैंने अपना नाम और जो भी है अपना सन ऑफ फादर का नाम इसमें डाल दिया। सिग्नेचर और एप्लीकेंट, यहाँ अपना सिग्नेचर करिए, डालिए, अपना प्लेस डालिए, डेट डालिए। 2 ये फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है उसका नेम और एड्रेस यहाँ डालना है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है। फिर इंक्लोजर में क्या क्या डालना है? इंक्लोजर में डालना है कॉपी ऑफ RTI एप्लीकेशन डेट, जो आपने RTI एप्लीकेशन जो PIO को दी थी वो डालना है। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम PIO वाइड लेटर नंबर, जो आपको PIO से जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ वो आपको डालना है। फिर आता है अपेंडिक्स A, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। आपका अपेंडिक्स ये है, ये हो गया। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आप इसके थ्रू फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को फर्स्ट अपील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कोई सुझाव या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ब्लॉग एड्रेस दे रखा है, आप उसमें जाके RTI से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और RTI से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।